बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान लंदन से, और मेरे साथ आज ऑल द वे फ्रॉम मॉस्को से सैयद इश्तियाक हमदानी साहब मौजूद हैं। आज उनसे पूछते हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन हैं, पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे वो किस तरफ जाएंगे। चूंकि बिलावल भुट्टो साहब को बड़ी उम्मीद है कि वो पंजाब से कुछ सीटें निकालेंगे, और वो जलसे भी कर रहे हैं। लाहौर में भी बड़ा ठीक ठाक उनका जलसा हुआ है। तो आजाद को मिलाकर वो मरकज के अंदर हुकूमत बनाएंगे। सैयद इश्तियाक हमदानी साहब ने उनसे, जब वो वजीर खारजा थे, तो इंटरव्यूज भी किए, मुलाकातें भी की हैं। वो पीपल्स पार्टी की सारी सियासत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। जरदारी साहब की सियासत, फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा की सियासत। तो हमने आज गुफ्तगू करनी है कि पीटीआई के जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, तमाम तर सख्तियों के बावजूद, क्या वो पीपल्स पार्टी का अगर साथ देने के लिए उनको कहा जाए, या फिर नून लीग का, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उस पार्टी में शामिल होंगे या हुकूमत साजी में नून लीग को वोट देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत पुरुम्मीद है। आप क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद? पहले तो शराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इलेक्शन के इन दिनों में पहले तो बड़ी गेमा गेमी होती थी, आपको पता है इलेक्शन में बहुत सारे टॉक शो होते थे, बहुत सारी बातें होती थी। तो इस बार वो गेमा गेमी तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी के इस इलेक्शन में रोल और किरदार के हवाले से अगर बात की जाए, तो आपने एक बात की आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से, और बिलावल साहब भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज़ाद उम्मीदवारों की एक नई जो है ना वो गर्दान इस बार गिनी जा रही है, पढ़ी जा रही है, वो गर्दान जो है जंगीर तरीन साहब पिछले इलेक्शन में लेके आए थे। तो यकीनन उसी को फॉलो करते हुए आप देखें कि इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनाई गई, उसको इतना हम नहीं देख रहे कि उसकी कोई सरगर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार यकीनन पीटीआई के लोग जो हैं वो उनको वोट देंगे, पीटीआई के कारकुन वोट देंगे आज़ाद उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जीत कर इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ अपनी वफादारी को कायम रख सकेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा इम्तहान और सवाल है। लेकिन मैं समझता हूँ जो हमने देखा है सियासत के अंदर, क्योंकि कहते हैं कि सियासत के सीने में जो है वो दिल नहीं होता, तो लोगों ने वोट लिए होते हैं, लोगों ने वादे किए होते हैं, इलेक्शन के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा खर्चा किया होता है। तो वो एक सोचते हैं कि अगर मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं इक़्तिदार की पार्टी में जाके कुर्सियों पे नहीं बैठूंगा, तो मैं अपने हल्के को कल डिलीवर क्या करूंगा। वो अपना अगला 5 साल देखते हैं, तो अगले 5 साल को मैं इलेक्शन में कैसे जाऊंगा। तो ऐसी सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवार यकीनन जो भी जीते, जहां से भी जीते, वो उसी पार्टी के साथ जाएगा जिस पार्टी की हुकूमत बनाने के चांस ज्यादा होंगे। लेकिन चूंकि पीटीआई के अंदर एक नफरत नून लीग के खिलाफ है, और इसी तरह नून लीग के ये लोगों के दिलों में नफरत पीटीआई के खिलाफ है। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो वो दोनों तरफ खेलते रहते हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो उस नफरत में वो पीपल्स पार्टी वहां नहीं खड़ी जहाँ पीटीआई के कारकुनों के दिलों में या जहनों में नून लीग खड़ी है, या नून लीग के कारकुनों के दिलों में जहनों में पीटीआई खड़ी है। तो पीपल्स पार्टी को यकीनन इसका फायदा होगा। उसके तो ये बाद ये अगर फैसला, आप ये आप अपनी मालूमात या खबर के हवाले से बात कर रहे हैं, ये आपका तजिया है? नहीं, ये मैं अपने तजिए से बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि एतजाज हसन और लतीफ खोसा, जी एतजाज हसन ने तो ना पीपल्स पार्टी छोड़ी और ना पीटीआई ज्वाइन की, जी लेकिन वो इमरान खान साहब को अदालतों में वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे भी, पीडीएम की हुकूमत में जब वो थे, तो वो एतराज करते रहे। जी अब लाहौर में जलसा हुआ है बिलावल भुट्टो का, तो जी एतजाज स्टेज पे बैठे हुए थे, जी जबकि लतीफ खोसा साहब वो पीटीआई में हैं, बाकायदा शामिल हो जी गए, इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी उनका बेटा भी इलेक्शन लड़ रहा है। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों बड़े जो पीपल्स पार्टी के सीनियर फिगर्स हैं, जी ये
کہ ایک ایک جماعت میں چلیں گے تو یہ دونوں کوئی برج کا کردار ادا کریں گے میرے خیال میں. دیکھیں برج کا کردار ادا کرنے کے لیے ممکن ہے کھوسا صاحب کو بھیجا گیا ہو پیپلز پارٹی کی طرف سے, یہ بھی ہو سکتا ہے, چونکہ اعتزاز حسن صاحب نے اور کھوسا صاحب نے جب یہ کیس لیا تھا عمران خان صاحب کا, جب انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بیانات دینے شروع کیے تھے, پی ٹی آئی کے جو زیادہ تر کارکن ہیں نا وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں. وہ سیاست کے اندر وہ جو ایک حکمت ہوتی ہے یا سیاست کے اندر آپ دور تک دیکھتے ہیں, وہ دور اندیشی ان میں وہ نہیں ہے. تو انہوں نے ان کی پوسٹیں بھی لگائی تھی سوشل میڈیا پہ, بڑے ان کے جو ہے ترانے باز رہے تھے اعتزاز حسن صاحب کے اور کھوسا صاحب کے. لیکن بالکل آپ کی بات 100% درست کے اعتزاز حسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ اور کھوسا صاحب آپ دوسری طرف چلے گئے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہاں دیکھا جائے, اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے, نون لیگ میں جانا ہے یا پیپلز پارٹی میں جانا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ والی بات ہے کہ کھوسا صاحب جو ہے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور یقیناً وہ اس کی مد میں ممکن ہے پھر گورنر بن جائیں, ممکن ہے کوئی اور ان کو اچھی جگہ ایڈجسٹ کر دیا جائے. یہ اتنے جی بڑے فگر ہیں جی لیکن نہ بلے کا نشان بچا سکے, نہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں کوئی ریلیف دلوا سکے, نہ سائفر کے معاملے پہ پہلے لطیف کھوسا سے سائفر میں تھے, اب انہوں نے مقدمہ چھوڑ دیا. جتنے بھی مقدمے وہ کہیں بھی ریلیف تو نہیں لے سکے عدالت. میں نے کافی دن پہلے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی کہ عمران خان صاحب نے سب سے بڑی غلطی وکلا کے ہاتھ میں اپنی پارٹی کو دے کے کی ہے. تو بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ناراض بھی ہو رہے تھے, بہت سارے غلط کمنٹس بھی کر رہے تھے. تو میرے اس پوسٹ کے پیچھے جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ اگر وہ اس طرح کا کردار ادا کرتے جو ایک وکیل کا کردار تھا, عمران خان صاحب کو اپنا کیس خود کا کیس جو ہے وہ خود دفاع نہ کرنا پڑتا, وہ خود اس کے اوپر بات کرنے پہ مجبور نہ ہوتے. اور یقیناً انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک گیم کھیلی ہے, کیونکہ وکلا اندر جاتے تھے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ایک بات کر کے آتے تھے, باہر آ کے وہ اپنی اپنی سٹیٹمنٹ دیتے تھے اپنی پھر جس طرح ٹکٹ انہوں نے لے لیے, پارٹی پوری وکلا کے ہاتھ میں چلی گئی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کسی ایک کیس میں بھی کوئی جاندار جو آرگومنٹ نہیں کر سکے, نہیں کر سکے, نہیں بچا نہیں سکے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کا نام جس شخص کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر اس کی فالوئنگ بہت بڑی ہے, خاص کر کے نوجوان بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں شیر افضل مروت ہو یا پھر جتنے بھی وکیل سامنے آئے ہیں, شعیب شاہین صاحب ہوں یا جن جن کو ٹکٹ ملا ہے, بہرحال اس وقت عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے یا اس کے فالورز جتنے بھی ہیں وہ تو مزاحمت کی سیاست ہے. تو مفاہمت کی سیاست کی ضرورت, بہرحال وکیل جو ہے وہ ظاہر قانون کی بات کرتے ہیں, وہ قانون کا احترام کی بات کرتے ہیں, اس طرح وہ مزاحمت نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جسٹس چودھری افتخار کی تاریخ میں کیسے وکلا نے مزاحمت کی, ہاں پھر گروپ بن گئے, پھر بھی گروپ بن گئے تھے, لیکن ریسٹور بہرحال چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب ہو گئے تھے, لیکن وکیلوں میں اس وقت گروپ بندی ہو گئی تھی. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ جب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانی جو پیڑھی ہے, جو پرانے سیاستدان ہیں, ان کو بدلنا چاہیے, نفرت کی سیاست کو بدلنا چاہیے. لیکن مجھے آپ سے یہ بات آپ سے پوچھنی ہے کہ آپ بے نظیر سے بھی ملتے رہے ہیں, زرداری صاحب سے بھی ملے ہیں, بلاول سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہیں, اور آپ کریڈیبل صحافی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اینڈ آف دی ڈے, جب زرداری صاحب کا حالیہ انٹرویو دیکھیں تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو مل چل کر ہی چلنا ہے, معاملات چلانے آگے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چانس ہے کہیں بلاول بھٹو کا یا پیپلز پارٹی کا مرکز کے اندر بڑا عہدہ یعنی وزارت عظمیٰ کا عہدہ لینے ایسی پوزیشن میں پیپلز پارٹی ہوگی؟ چونکہ دوسری صرف کے بھی مشکل لگتی ہے مجھے اس وقت. دیکھیں خان صاحب کی جو جب سٹرگل یہ پاپولر ہوئی ہے نا تو وہ اس لیے ہوئی ہے, وہ انہوں نے بھی ینگسٹر کا نعرہ, ینگ ہونے کا, کہ یوتھ کا دور ہے, نوجوانوں کا دور ہے, تو وہ ساری باتیں کر کے تو نوجوانوں کو اکٹھا کر لیا تھا. گو کہ بھٹو صاحب کا بھی ایسا ہی سٹائل تھا
उन्होंने भी यूथ को मोटिवेट किया और यूथ को आगे लाए। लेकिन अब बिलावल साहब जो है वो खुद यूथ से, वो खुद नौजवान है, तो अब उनके पहली बात तो ये है कि मैं उनसे मिला हूँ, बड़ा उनकी शख्सियत बड़ी डिफरेंट है। मतलब ये कि वो एक रवायती सियासतदानों वाली नहीं है, वो बाबियों वाली वो नहीं है। तो उसमें ये अगर देखा जाए, तो अगर सिंध से पीपल्स पार्टी हमेशा पार्टी अपनी सीटें निकालती है, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ अक्सरियत मिलेगी, और वहां से अक्सर का यही होता है कि आज़ाद ही रोल प्ले करते हैं, वो ये वाले आज़ाद नहीं जो पहले आज़ाद होते थे, वो वाले आज़ाद। लेकिन इस बार आज़ाद वहाँ ज्यादा हो सकते हैं, कुछ पीटीआई के आज़ाद होंगे, कुछ जो आज़ाद जेन्युइन आज़ाद हैं वो होंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी 2-4 नशिस्तें निकाल लेती है। अगर वहाँ पे निकालती है, अवामी नेशनल पार्टी वहाँ पे अगर नशिस्तें निकाल लेती है, तो सराइकी बेल्ट के अंदर भी पीपल्स पार्टी के सीटें निकालने के चांस मौजूद हैं। तो अगर ऐसी अगर सूरत हाल बन जाती है कि थोड़ी थोड़ी सीटें भी पीपल्स पार्टी निकाल लेती है सारे सूबों में, तो सिंध के अलावा, तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद को मिलाकर या दीगर जो कुव्वतें हैं उनको मिला के, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भरपूर चांस हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर आएंगे। 1985 की तरह कोई जनेजो साहब आ जाएं कि जिनको कोई जानता ही ना हो, जैसे हमारे आज़ाद कश्मीर में तो आपने देखा इमरान खान साहब एक लेके आए नियाजी साहब को। आर यू रिफेरिंग टू जहांगीर तरीन, उनके वो जनेजो बन सकते हैं? नहीं, जहांगीर तरीन में इतनी वो मैं नहीं समझता कि उनके अंदर इतनी अहलियत है। परवेज खट्टर साहब जाके जलसा कराते, कोई फुद्दू टाइप वजीर आजम लाना चाहते हैं जो मैनेजेबल हो, जो जिसको वो तो ऐसे ही होता है कि कोई उस टाइप का ना भी हो, तो आपको पता ही वज़ीर आज़म तो फिर वज़ीर आज़म ही होता है पाकिस्तान में, कि निगरान हुकूमत ने इस छोटे से पीरियड में काफी सारे अच्छे स्टेप भी लिए, और आप उनको माने ख्वाह वो काकड़ साहब के स्टेप थे या नहीं थे, तो ये सारे इकदाम तो आर्मी चीफ ने किए हैं कि एक तो करेंसी को जरा ठीक किया है, एक डॉलर को अपनी वापस उसको रिवर्स गियर लगाया है, उसके बाद पाउंड और यूरो की को भी फिक्स कर दिया एक जगह पर। वो डिवैल्यू हो रहा था बहुत ज्यादा से, तो उसको जरा डंडा इन्होंने दिखाया है, डॉलर और सारा कुछ पीछे रिवर्स पर लगा हुआ है, और कुछ जो पैसे ऐसे भी आ गए। अब सुना है कि वो अमेरिकन सफीर भी ग्वादर पहुंचा हुआ था, वो भी एक कहानी अनफोल्ड होने वाली है कि वो क्या है, क्या पता हमने ग्वादर दे दिया है कि वो अमेरिकन कह रहे हैं कि यहाँ पर हम। ग्वादर में तो देखे ना, जो चीन का रोल है, चाइना के हाँ, होते हुए तो हमारे पास तो इतनी वो नहीं है कि हम ग्वादर किसी को दे सकें। जो भी हो अच्छा हो, मुल्क के लिए अच्छा हो। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी सियासत हमने आज डिस्कस किया। देखते हैं कि बेनजीर की तरह बिलावल भुट्टो साहब भी उस ओहदे पर पहुंचते। जरदारी साहब बहुत बड़े माहिर हैं डीलिंग के और व्हीलिंग के, और जिस तरह के वो मामलात करते हैं, असल गेम। दूरंदेशी के। हाँ, असल बात यह है कि वो जिस तरह की गेम डालते हैं, और कुछ अपने भाई लोगों की भी मदद बहरहाल बिलावल को ये शामिल आ रही है। उन्होंने 55 मुल्कों का दौरा किया एज ए फॉरेन मिनिस्टर। तो अब ये है कि इमरान खान साहब तो इस इलेक्शन में नहीं होंगे, जब अगले साल या उससे अगले साल रियल इलेक्शन होंगे तो फिर पता नहीं क्या सिनारियो बनेगा कि इसमें बाय डिजाइन एनीवे वो आउट रहे, और नवाज शरीफ साहब बचते हैं, शहबाज शरीफ साहब बचते हैं, या जरदारी या बिलावल ही बचते हैं। तो हमारी किस्मत तो इसी तरह की है नहीं, नवाज कि शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पे चले गए थे, मुमकिन है 100 रुपए के स्टाम्प पे कल खान साहब भी चले जाए। वो अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं, चौथी बार शायद वजीर आजम बन पाए या ना बन पाए। वादा, स्क्रिप्ट और डील डन तो इसी तरह की लगती है, लेकिन लेट्स होप कि क्या होगा। थैंक यू वेरी मच।